हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज हो गए 27 सितंबर। आज हमारी 27 सितंबर की करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी करंट अफेयर्स के क्लास के जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए यूज़फुल रहने वाले हैं, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चंस लाते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुली लेके आते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट्स से। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स है, तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहाँ में पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस रहे। तो क्या रहा आज का मोटिवेशनल कोट्स? तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहाँ में पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस रहे कि मैंने खो दिया, और जो पाए उसे नाज रहे। आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स 2022 27 सितंबर की क्लास होने वाली हमारी। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपनी क्लास का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा और जवाब देने का प्रयास भी करिएगा साथ ही साथ। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राजीव बहल। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजीव बहल। राजीव बहल इसके नए महानिदेशक बने हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर जो है बी ऑप्शन राइट है, राजीव बहल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लग गया था, नवरात्रि शुरू हो गई है तो उसी के लिए म्यूजिक बज रहा था। सॉरी, आपको डिस्टर्ब हुआ। तो पहले क्वेश्चन का राजीव बहल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। डॉक्टर राजीव बहल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के नए सचिव बने हैं। इन्होंने डॉक्टर बलराम भार्गव का स्थान लिया है। तो इनसे जो पहले डॉक्टर बलराम भार्गव इनके स्थान पर थे, इन्होंने डॉक्टर बलराम भार्गव का स्थान लिया है। आगे चलते हैं, ICMR से रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। ICMR की जो फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR की ये फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद स्थापना इसकी 1911 में हुई थी। 1911 में हुई थी, और इसका नाम जो था इरफा था, IRFA। 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR कर दिया गया था। 1949 से पहले इसकी जो स्थापना 1911 में हुई थी, IRFA इसका पहले नाम था। 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR कर दिया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसका जो मूल संगठन है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। इसका मूल संगठन जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं। इससे पहले, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो VVR सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। भारत के 14वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने? तो मुकुल रोहतगी इसके अटॉर्नी जनरल बने हैं 14वें भारत के। नंबर थर्ड देख लेते हैं, तस्कर और विदेशी मुद्रा जोड़ तोड़ अधिनियम अपालीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मुनीश्वर नाथ भंडारी इसके नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसद टीवी के नए CEO कौन बने हैं? तो संसद टीवी के जो नए CEO बने हैं वो उत्पल कुमार सिंह, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इन्हें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी क्लास का।
राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने CMHIS नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने ये बीमा योजना शुरू की है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नागालैंड ने ये योजना शुरू की है, CMHIS नामक बीमा योजना शुरू की है राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। तो CMHIS की फुल फॉर्म देख लेते हैं, चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसकी जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। आगे चलते हैं, इसका जो उद्देश्य है वो देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी वास्तविक नागरिकों के लिए अस्पताल की देखभाल पर होने वाले खर्च को कम करना है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज के हकदार होंगे। तो प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज के हकदार होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी क्लास का। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हमर बेटी हमर मान किस राज्य सरकार ने ये अभियान शुरू किया है महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप भी आंसर देने का प्रयास किया करिए, अच्छे से क्वेश्चन को देख के आंसर देने का प्रयास किया करिए। आगे चलते हैं, सॉरी ये तो अरे चलिए आगे देखते हैं, हम पॉइंट देख लेते हैं इसके। हमर बेटी हमार मान अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस की महिला अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों के स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार की जानकारी देंगी। इनके अलावा हमर बेटी हमर मान हेल्पलाइन के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा जिस पर शिकायत करने से प्राथमिकता पर कार्रवाई की जाएगी। जिस नंबर पर शिकायत करने पर प्राथमिकता में कार्रवाई की जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी क्लास का। हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दिलीप तिर्की। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य दिलीप तिर्की को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है ना दिलीप तिर्की को। आगे चलते हैं, हॉकी इंडिया से रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है हॉकी इंडिया का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब बनाया गया है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो मनाया गया है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सितंबर को मनाया गया है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले ये पॉइंट देख लेते हैं। हर साल 25 सितंबर को वैश्विक स्तर पर विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य रहता है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के हर कोने में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में फार्मासिस्ट की भूमिका को प्रोत्साहित करना है। इसकी जो थीम है, फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्थियर वर्ल्ड। फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्थियर वर्ल्ड इसकी थीम है ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी क्लास का। किस भारतीय लेखिका और कवयित्री ने पेन जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? पेन जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा मीना कंडासामी। मीना कंडासामी को हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 मिला है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। भारतीय कार्यकर्ता, लेखिका और कवयित्री मीना कंडासामी ने हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। पेन जर्मन हरमन केस्टन पुरस्कार पेन इंटरनेशनल के चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार सताए गए लेखकों के समर्थन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 1985 में पहली बार शुरू किया गया था। ये जो पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो 1985 में की गई थी। अब ये जो पुरस्कार मिला है वो
अब पुरस्कार मिला है मीना कंडासामी को, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, पिछले टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो जीता था वो गीतांजलि श्री ने जीता था। नंबर सेकंड, 31वां व्यास सम्मान 2021 असगर वजाहत ने जीता था। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जो जीता था वो कौशिक राजशेखर ने जीता था। महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जो जीता था वो रूथ अजिका ने जीता था। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 जो जीता है वो प्रतिभा रे ने जीता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपनी क्लास का। G4 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो G4 समूह के जो मंत्रियों की बैठक हुई है वो कहाँ आयोजित की गई है? तो आंसर देने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। न्यूयॉर्क अमेरिका में G4 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, जर्मन विदेश मंत्री एनाले बारबोक, ब्राज़ील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रैंको फ्रैंका और जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने भाग लिया है। G4 क्या है? G4 देख लेते हैं। G4 मतलब इसमें 4 देश शामिल हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। G4 यही है, इसमें 4 देश शामिल हैं तो G4 नाम रख दिया है इसका। इसका गठन 2005 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए किया गया था। इसका गठन 2005 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए किया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपनी क्लास का। नवजात मृत्यु दर कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सांस नामक वायु दाब मशीन का उपयोग करने की मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने सांस नामक वायु दाब मशीन का उपयोग करने की मंजूरी दी है? तो इसका जो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। असम सरकार ने सांस नामक वायु दाब मशीन उपयोग करने की मंजूरी दे दी है, असम सरकार ने। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। सांस एक पोर्टेबल न्यूटन कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर सिस्टम है जो अस्पताल की सेटिंग में और साथ ही यात्रा के दौरान शिशुओं को जीवन रक्षक सांस लेने में सहायता प्रदान कर सकता है। आगे चलते हैं, अपनी क्लास का अगला क्वेश्चन असम से रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। उससे पहले असम की जो राजधानी है, असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के जो गवर्नर हैं जगदीप मुखी हैं। आगे चलते हैं, असम के मुख्य न्यायाधीश देख लेते हैं, रश्मिन एम छाया हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, नामेरी नेशनल पार्क है, मानसन नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा है नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क भी है। ये सब असम के पार्क हैं। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, डोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है ये। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में ही स्थित है। बिहू असम राज्य का त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 126 हैं। आगे चलते हैं, 2 पॉइंट और हैं, इनको देख लेते हैं। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 7 पड़ोसी राज्य हैं असम के। असम के जो हवाई अड्डे हैं वो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है, असम का हवाई अड्डा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी क्लास का। एशिया पाम ऑयल अलायंस APOA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशिया पाम ऑयल अलायंस के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? अतुल चतुर्वेदी। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अतुल चतुर्वेदी को एशिया पाम ऑयल अलायंस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत के अतुल चतुर्वेदी एशिया पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष बने हैं। APOA के बारे में APO के बारे में देख लेते हैं। APOA की जो पूरा नाम है इसका एशिया पाम ऑयल अलायंस है। APOA का पूरा नाम एशिया पाम ऑयल अलायंस है। इसको जो लॉन्च किया गया था 21 सितंबर 2022 को आगरा में ग्लोबल शिखर सम्मेलन के दौरान
इसे लॉन्च किया गया। तो इसका जो संस्थापक व सदस्य जो हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघ इसके संस्थापक व सदस्य हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपनी क्लास का, भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल में की गई है? फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल में की गई है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अमृता अस्पताल कोच्चि, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अमृता अस्पताल कोच्चि में फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। कोच्चि के अमृता अस्पताल में भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई है। कर्नाटक के रहने वाले 25 साल के अमरीश ने बिजली के झटके के कारण अपने दोनों हाथ खो दिए थे, जिसके बाद 20 सर्जन और 10 एनेस्थेटिस्ट वाली टीम ने यह सर्जरी की है और यह सर्जरी पूरे 18 घंटे तक चली है और ये सर्जरी सक्सेसफुल भी रही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी क्लास का, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC नई दिल्ली को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। महारत्न कंपनी का दर्जा ऐसी कंपनियों को मिलता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हों और जिसका सालाना टर्नओवर पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ से अधिक हो। साथ ही पिछले 3 साल में इसकी औसत नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए और औसत नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। आगे चलते हैं, REC से रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। REC की जो फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, REC की फुल फॉर्म हो जाएगी। ये स्थापना 25 जुलाई 1969 को की गई थी। REC की मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। CMD जो है इसके विवेक कुमार देवांगन हैं। विवेक कुमार देवांगन इसके REC के CMD हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 12, इतिहास में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में महिला विधानसभा सदस्यों के लिए पहले दिन एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है? तो इतिहास में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में महिला विधानसभा सदस्यों के लिए पहले दिन एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, विधानसभा में महिला विधानसभा सदस्यों के लिए पहली बार विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में महिला विधानसभा सदस्यों के लिए पहले दिन के विशेष सत्र में महिला विधायकों को बोलने और प्रश्न करने का अवसर दिया गया है। तो ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको अच्छा लगे हों। हमारे जो भी क्वेश्चन थे आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ये हमारी काउंटिंग फिगर की वीडियो आ गई। हमारा जो पार्ट 2 था आपने जाकर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। अगर आप काउंटिंग फिगर सीखना चाहते हैं, ट्रायंगल गिनना सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सिखाया उसमें ट्रायंगल गिनना, तो आप जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको सीखना है तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। एक बात और, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देख लेते हो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, एक शेयर भी दबा दिया करिए। अपने छोटा हूँ बड़ा हूँ ये तो पता नहीं है, लेकिन एक शेयर भी दबा दिया करिए। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।